प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश मल। भूगोल के स्वरूप में मैं आज भारत का परिदृश्य के रूप में कुछ तथ्य भारत के बारे में बताना चाहता हूँ और बता रहा हूँ। यह सभी लोगों के लिए, सभी छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वह प्राइमरी स्टेज में हो या जूनियर या हाई स्कूल। वे सभी के लिए महत्वपूर्ण है और अपने देश के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। जिस देश में हम रहे हैं, जिस देश की हम आबो हवा में सांस ले रहे हैं, अन्न जल ग्रहण कर रहे हैं, उसके बारे में हमें जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात कि मानचित्र में जो दिशा है, दिशा की जानकारी अति आवश्यक है। अगर दिशा की जानकारी नहीं है तो फिर हम गलतियां कर जाते हैं। विशेष करके हाई स्कूल के बच्चों के लिए भी और है, जिसमें मैप वे भरते हैं, जिसमें बोर्ड की परीक्षा में 10 नंबर का मैप होता है। लिहाजा वे छात्र भी विशेष रूप से इस पर ध्यान देंगे कि किसी भी कागज में या मैप में जो भी है, ऊपर की ओर जो होता है वह उत्तर दिशा, नीचे जो होता है दक्षिण, उसके बाद तरफ पश्चिम और पूर्व, ये 4 दिशाएं होती हैं। हम आते हैं, जो भारत हमारा देश है वह उत्तरी गोलार्ध में, वैसे तो पूर्वी उत्तरी गोलार्ध में भी कहा जाता है, में स्थित है। भारत उत्तर से दक्षिण तक इसकी लंबाई 3214 किलोमीटर है। ध्यान देना, दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण इसकी जो टोटल लंबाई है पूरा, वह 3214 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम, भारत का पूर्व से पश्चिम तक इसकी जो चौड़ाई है, पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई है, वह 2933 किलोमीटर है। लंबाई 3214 किलोमीटर, चौड़ाई 2933 किलोमीटर। अब हम आते हैं इसकी तटीय लंबाई, जो एक तट पर, एक सीमा पर है, तो उसकी तटीय लंबाई जो है 7516.6 किलोमीटर है, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह भी सम्मिलित है। इसकी भूमि की तटीय सीमा जो है की लंबाई जो है 6100 किलोमीटर है। अब हम इसके क्षेत्रफल पर देखते हैं, तो इसका भारत जो है विश्व में क्षेत्रफल के दृष्टि से 7वें स्थान पर है, जिसकी कुल क्षेत्रफल 32.8 वर्ग किलोमीटर है। इसकी जनसंख्या 135 करोड़ के आसपास या 32 करोड़, जो भी 30, क्योंकि अभी तो जनगणना हुआ नहीं, तो उसके अनुसार जो है 30 के आसपास 130 करोड़ जनसंख्या है, जो विश्व के दूसरे स्थान पर जनसंख्या के दृष्टि से। अब हम आते हैं भारत की अक्षांशीय विस्तार। हम ये सभी जानते हैं, पढ़े भी होंगे, छोटे कक्षाओं में बताया भी जाता है कि इस धरातल पर 2 प्रकार की काल्पनिक रेखाएं हैं। वास्तव में इस धरातल पर कोई रेखा नहीं है, लेकिन काल्पनिक रेखाएं हैं अध्ययन की दृष्टि से, जिसमें अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं। अक्षांशों की संख्या, अक्षांशों की संख्या 180 तथा देशांतरों की संख्या
360 है। पूर्व से पश्चिम खींची जाने वाली रेखा को हम अक्षांशीय रेखा, उत्तर से दक्षिण खींची जाने वाली रेखाओं को हम देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं, जो कि एक काल्पनिक रेखा है। अब आते हैं अक्षांशीय, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है कि कितने अक्षांश से कितने अक्षांश के बीच स्थित है, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। अगर हम देशांतरी विस्तार पर चर्चा करते हैं तो इसकी देशांतरी विस्तार 68 अंश 7 मिनट से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। 82 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत की मानक देशांतर रेखा है, जिसे मानक यामोत्तर रेखा भी कहते हैं, और इसी से हमारी समय निर्धारित होता है। भारत के पश्चिम में अरब सागर, अगर हम भारत को देखें, भारत को उपमहाद्वीप या प्रायद्वीप भी कहा जाता है। यही जान लो कि प्रायद्वीप क्या है। वह भूस्थल जो 3 ओर सागरों से घिरा हो, ध्यान देना, वह भूभाग जो 3 तरफ से सागरों से घिरा हो उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। और भारत की यह सिचुएशन है कि भारत के पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर है। ध्यान देना प्रायद्वीप के बारे में, प्रायद्वीप या उपमहाद्वीप भी भारत को कहा जाता है। तो भारत के पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर है। इस कारण इसे हम प्रायद्वीप भी कहते हैं। अब हम आते हैं पड़ोसी देशों के बारे में। जानना चाहिए कि हमारा पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। यह बहुत जरूरी होता है कि अगर हम अपने पड़ोस के लोगों पड़ोस को नहीं जान पाते, जैसे मान लो अपना घर है, घर के आसपास के लोगों के भी जाने की कोई पूछ देते हैं कि हमारे घर के पास, तुम्हारे घर के पास कौन कौन से लोग हैं, तो इसको भी जाना। उसी तरह से देश के पड़ोसी भी हैं। तो भारत के उत्तर पूर्व में चीन, नेपाल तथा भूटान, पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पूर्व में म्यांमार तथा बांग्लादेश। ये 7, ध्यान रखना ना, ये 7 स्थलीय देश हैं। स्थल से जुड़े हुए हैं, यानी भूमि से जुड़े हुए पड़ोसी देश हैं, इसीलिए हम इसे स्थलीय पड़ोसी देश कहते हैं, जिसको अंडरलाइन किया गया है। ध्यान देंगे, ये अंडरलाइन किया गया है। ये पड़ोसी देश जो 7 हैं वह हमारे स्थलीय पड़ोसी देश हैं, तथा श्रीलंका व मालदीव ये जलीय पड़ोसी देश हैं। यह श्रीलंका जो हिंद महासागर सबसे दक्षिण में है, और मालदीव है। अब ये स्थिति है भारत की। भारत एक महान देश है। यहाँ विभिन्न प्रकार के धर्म के लोग निवास करते हैं, और इसीलिए वसुधैव कुटुंबकम कहा जाता है, यानी सभी धर्मों का आदर करना, सभी धर्मों को समान रूप से मानना, सभी लोग अपने अपने धर्म के के अनुसार धर्म का पालन करना। ये देश जहां ये कहा जाता है कि कोश कोश पर पानी बदले 4 कोश पर बानी, यानी इतनी विभिन्नता है। हम विभिन्न परिस्थितियों में रहते हुए, विभिन्न धर्म, मजहब, जाति, संप्रदाय में रहते हुए भी हम क्या हैं? एक हैं। और यह संदेश देते हैं अनेकता में एकता का। यह पूरा विश्व में एक ऐसा ही देश है भारत, जो पूरे विश्व को यह अनेकता में एकता का संदेश देता है।
ये भारत देश हमारा महान है। अब थोड़ी सी बात और हम बताना चाहूँगा कि भारत, ये मैप में कुछ प्रतीक हैं, कुछ चिन्ह हैं जो भौगोलिक चिन्हों से जाना जाता है, और उसी चिन्ह से हम मैप में दिग्दर्शन कराते हैं, दिखाते हैं, और उस सिंबल से ही हम जान जाते हैं कि यह सिंबल इसका प्रतीक है। यह भी जानना बहुत जरूरी होता है, और इसके बगैर भौगोलिक रूप भूगोल के बारे में अध्ययन सुचारू रूप से नहीं हो पाता है। अब आते हैं भौगोलिक चिन्हों में। इसी के साथ ये जो चिन्ह है, ध्यान देंगे बच्चे, यह नदी का प्रतीक है, क्योंकि नदी विसर्पाकार में चलती है, कभी सीधे नहीं चलती है, इसलिए तीर से दिखाया गया है। पर्वत ये सिंबल है, थोड़ा सा ध्यान देना कि ये चिन्ह जो मोटे से दिखाया गया है, इसलिए पर्वत को बताया गया है। ये है वायुमार्ग, जो एरोप्लेन चलती हैं वह सीधे जाएंगे फिर इस तरह से मुड़ती हैं, इसलिए सीधे दिखाया गया वायुमार्ग का। ये है जल मार्ग, जो जल के द्वारा ये जल यान चलते हैं, जिससे सबसे ज्यादा माल वाहन का कार्य किया जाता है। सड़क मार्ग, जिसे स्थलीय मार्ग भी कहते हैं। रेल मार्ग एक सीधी रेखा लेकिन क्रॉसिंग का है, ये ध्यान देख लें। रेल मार्ग एक नहर को दिखाया गया उसी के रूप में, ध्यान देना इस पर थोड़ा सा। ये फोल्ड होकर के ये लेकिन एक ही तरफ से चिन्ह लगाएगी, इसको क्रॉसिंग कर दिया गया है और ये चिन्ह किया गया है। उसके बाद ये दर्रा, ध्यान रखना बच्चों, वह पशुओं को खिलाने वाला दर्रा नहीं है। ये पहाड़ी क्षेत्र में जब दो पहाड़ एक साथ ज्वाइंटिंग होते हैं और उसके बीच में थोड़ी सी दरार होती है, तो हम आवागमन के उद्देश्य से उसे थोड़ा सा काट देते हैं, मनुष्य आवागमन की में सुचारू रूप से हो, और इसी को हम दर्रा करते हैं, इसको ध्यान दें। उसके बाद नगर, विभिन्न देशों में जो नगर है, राज्यों में जो नगर है, उनको इस सिंबल एक गोले से दिखाया जाता है। राज्य की राजधानियों के लिए गोला उसमें छोटी सी चिन्ह भी दिखाया जाता है, इसको ध्यान रख लेंगे। ये समदाब रेखाएं जो वायु चलती हैं, कहाँ कहाँ कौन सा जो है दाब है वायु का, वह समदाब के रूप में रेखा दिखाया जाता है। पवन की दिशा को दिखाया गया कि, क्योंकि मैं पहले भी बताया, जान लो कि जो वायु चलती है ग्रीष्म वायु, जिसको जो है गर्म वायु के रूप में भी जानते हैं, स्थलीय वायु और सागरीय वायु। स्थलीय पवन और सागरीय पवन दो तरह की वायु चलती है। ग्रीष्म ऋतु में धरातल गर्म हो जाता है। ये थोड़ा सा मैं ये दिशा, पवन की दिशा के बारे में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि ग्रीष्म ऋतु में धरती जल्दी गर्म हो जाती है, जिससे वहाँ पर निम्न वायु दाब का क्षेत्र, ये क्या कहते हैं, वायु गर्म हो जाती है और वहाँ की वायु ऊपर उठ जाती है और ये खाली जगह हो जाता है। और स्थल जो है, जल जो है, सागर जो है देर में गर्म होता है, इसलिए वहाँ की वायु यहाँ पर आने लगती है। इसे हम सागरीय जल सागरीय पवन कहते हैं। लेकिन शीत ऋतु में सागर जल्दी गर्म होता है, स्थल कम गर्म होता है, तो सागर की जो वायु है वह गर्म होकर के ऊपर उठ जाती है, वह स्थान खाली हो जाता है। उस स्थान को भरने के लिए स्थल से सागर की ओर वायु चलने लगती है, इसे हम स्थलीय वायु कहते हैं। इसलिए यह दोनों दिशाओं को दिखाया गया है। और यह ध्यान रखिए कि इन सिंबल को भी ध्यान से पढ़ना है, ध्यान रखना है। इसके अलावा जैसे खनिज पदार्थों के लिए है, संसाधन है, कृषि में विभिन्न प्रकार की फसल हैं, उन सभी फसलों के लिए अपने अनुसार अगर मैप भर रहे हैं तो अगर उसमें सिंबल दिया हुआ है पेपर में तब तो भाई ठीक है, नहीं दिया है तो हमें ये ध्यान रखना है कि वह सिंबल अपने अनुसार हम बना सकते हैं और अपने अनुसार बना करके उसको भरते हैं, चाहे वह
गोला बना लें, चाहे त्रिभुजाकार बना लें, चाहे सीधी रेखा बना लें, चाहे प्लस धन का चिन्ह, चाहे ऋण का चिन्ह, चाहे जिस रूप में वह स्वतंत्र है, जिस रूप में हम इसको कर सकते हैं। लेकिन जो प्रतीक पहले से बना हुआ है उसी प्रतीक का हमें उसमें इस्तेमाल करना होता है। ये थोड़ा सा भारत की भौगोलिक दृश्य और परिदृश्य था और भौगोलिक चिन्हों के साथ मैं प्रस्तुत हुआ था। इसको विशेष रूप से ध्यान रखेंगे और इसको तैयार भी करेंगे। ये पूरी तरह से तैयारी करना है, तैयार करेंगे तभी जाकर के हमारा जो है ये स्थिति सही हो पाएगी। और इसको जेहन में चाहें तो ये सभी लोग इसे उतार भी सकते हैं और तैयार भी करेंगे। धन्यवाद। शुभ दिवस।